पंथ के कुछ एल्डर अपनी आंखें फाड़े खड़े हैं। उनमें से मुख्य बुजुर्ग मन ही मन सोच रहा है, जब मैंने पहली बार इस लड़के ये फेंग को देखा था तभी जान गया था कि इसका भविष्य बहुत ब्राइट है, पर भाई ये तो कुछ ज्यादा ही साहसी निकला। बाकी बुजुर्ग पीछे कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर ये सब कब हुआ, और सबसे जरूरी बात, ये फेंग के हाथों में वो चमकीली चीज क्या है। असल में ये फेंग ने सबके सामने अपनी ही पंथ नेता सेक्ट लीडर को पत्नी कह दिया है। सामने खड़ी खूबसूरत और बर्फीली पंथ नेता लुओ कियानक्स्यू गुस्से में लाल पीली हो रही है। पीछे कुछ बुजुर्ग दर्द का नाटक करते हुए खिसकने की फिराक में हैं। कोई कह रहा है कि उसकी कमर टूट गई, तो कोई कह रहा है कि बुढ़ापे में इतनी हलचल ठीक नहीं। लुओ कियानक्स्यू अपनी कातिलाना आंखों से ये फेंग को घूरती है और कहती है, ये फेंग बच्चे, तुमने तो कहा था कि यह एक गलत फहमी थी, तो जरा मुझे समझाओगे कि तुमने अपने हाथों में ये जो पकड़ा हुआ है वो क्या है। ये फेंग हकलाते हुए कहता है, पत्नी, मेरा मतलब गुरुजी, ये असल में इससे पहले कि वो बात पूरी करता लुओ कियानक्स्यू चिल्लाती है, तुम अब भी मुझे पत्नी बुला रहे हो। ये फेंग तपाक से वो चीज दिखाता है और उसकी खूबियां गिनाने लगता है। गुरुजी, ये कोई आम चीज नहीं है, ये रहस्यमयी बैंगनी क्रिस्टल, मिस्टीरियस पर्पल क्रिस्टल से बनी एक सेंसर की गई महिलाओं की अंडरगारमेंट है। ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती है, और इसका डिफेंस तो अल्टीमेट है। लुओ कियानक्स्यू का दिमाग सन्न रह जाता है। उसे याद आता है कि ये क्रिस्टल इतना दुर्लभ है कि पूरी अनंत पावन भूमि के पास भी इसका बस एक टुकड़ा था, जिसके लिए पूरी दुनिया में मारामारी मच गई थी। लुओ कियानक्स्यू उस तोहफे को देखकर दंग है। वो सोचती है, क्या ये सचमुच असली है? इसमें से तो अमर आध्यात्मिक ऊर्जा, इमॉर्टल स्पिरिचुअल की निकल रही है, पर इस पागल ने इतने कीमती पत्थर से औरतों के कपड़े बना दिए। क्या ये किसी दिव्य शक्ति के पवित्र पुत्र का पुनर्जन्म है? अब उसके मन में लालच और लाज का तराजू डगमगा रहा है। एक तरफ उसकी इज्जत है और दूसरी तरफ वो बेशकीमती क्रिस्टल। शर्माते हुए गुरुजी कहती है, मैं ये तोहफा बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगी, और सुनो, आइंदा मुझे पत्नी मत कहना। ये फेंग बाहर से तो कहता है कि वो समझ गया, पर अंदर ही अंदर खुश है कि गुरुजी मान गई कि ये सिर्फ एक गलत फहमी थी। वो फिर से अपनी डिठाई पर उतर आता है और कहता है, पत्नी, आगे से हम अपना अपना काम करेंगे, तुम मुझे जो चाहो बुलाओ, पर मैं तो तुम्हें पत्नी ही कहूंगा। लुओ कियानक्स्यू गुस्से में आपा खो देती है, अगर एक बार भी और पत्नी बोला तो डायरेक्ट डिसाइपल का दर्जा छीन लूंगी। तभी वहाँ एंट्री होती है एक मानद बुजुर्ग शेन की, जो असलियत में खुद ये फेंग ही है। वो अचानक कहता है, लुओ कियानक्स्यू, मैं इस पंथ का मानद बुजुर्ग हूँ और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम ये फेंग का पद नहीं छीन सकती। लुओ कियानक्स्यू कहती है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? शेन थोड़ा और करीब आता है और अपनी चमकीली आंखों से कहता है, क्या यह पहचान काफी नहीं है? तो फिर इस पंथ के पूर्वज एंसेस्टर के रूप में मैं आदेश देता हूँ। लुओ कियानक्स्यू बेबस होकर शर्मा जाती है। जो करना है करो, इस सिचुएशन को सुलझाना अब नामुमकिन है। पीछे खड़े बुजुर्ग सोचते हैं, भाई, पत्नी चाहिए तो चमड़ी मोटी रखनी ही पड़ेगी। तब ये फेंग अपनी कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा है। वो सोचता है, रहस्यमयी क्रिस्टल के दम पर मैंने अपनी गुरुजी को ही पत्नी बना लिया, अगली बार तो किस भी मिल जाएगी और फिर सीधे शादी का कमरा। लेकिन तभी अचानक उसका ध्यान जाता है कि जो मज्जा शोधक गोलियां, मैरो क्लेंजिंग पिल्स और बुजुर्ग वहाँ थे, वे सब गायब हैं। वह चिल्लाता है, बकवास, वो गोलियां और बूढ़े कहाँ उड़ गए? वह चिल्लाता है। वह भागता हुआ शिष्य आंगन, डिसाइपल कोर्टयार्ड पहुंचता है और अपने कनिष्ठ भाई वू फेंग से कहता है कि सब लोग पंथ हॉल में चलो, मेरे पास कोई अच्छी चीज है। जैसे ही वह हॉल में आता है, देखता है कि हर कोई पहले से वहाँ मौजूद है। तभी कनिष्ठ भाई लेंग हवा में उड़ता हुआ आता है और ये फेंग के पैरों में गिरकर रोने लगता है। वरिष्ठ भाई, मैं कितना छोटा सोचता था जब आपने 1 लाख उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर खर्च करके पंथ नेता का सीधा शिष्य बनने का फैसला किया था, तो मुझे लगा आप सिर्फ अमीर मूर्ख है, पर अब समझा असली मूर्ख तो मैं था। बाकी शिष्य भी मजे लेने लग गए। 1 लाख पत्थरों में देवी जैसी बीवी खरीद ली। मान गए भाई, आपने तो स्टार स्पिरिट पंथ की आइस गॉडेस को पटा लिया। एक कनिष्ठ बहन तो एक उपन्यास नॉवेल निकाल कर बैठी है, जिसका नाम है वह क्रूर शिष्य जिसे अपनी बर्फ जैसी ठंडी गुरु से प्यार हो गया। सब लोग वो किताब मांगने लगते हैं। ये फेंग मन ही मन उन बुजुर्गों को कोसता है जिन्होंने ये अफवाह फैलाई थी। रुक जाओ बुड्ढो, अभी सब गोलियां तुम्हारे मुंह में ही ठोसूंगा। पंथ हॉल में हंगामा मचा हुआ है। चू श्याओ श्याओ नाम की एक लड़की ये फेंग का कॉलर पकड़कर चिल्लाती है, ये फेंग, तुमने मेरी बहन कियानक्स्यू के साथ क्या किया है? उसके दादाजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये फेंग बड़े आराम से कहता है, अगर कुछ चाहिए तो सीधे बोलो, पर पहले मुझे अपना आशीर्वाद दो। श्याओ श्याओ थूकते हुए कहती है, भले ही मैं भूखी मर जाऊं या मुझ पर बिजली गिर जाए, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। ऊपर
बैठी गुरुजी लो क्यानक्स्यू चुपचाप सब देख रही है। ये फेंग सोचता है कि एक बार जब गुरुजी किसी खतरे में पड़ेंगी तो वह स्वर्गीय सैनिक की तरह आकर उन्हें बचाएगा और उनका दिल जीत लेगा। ये फेंग अचानक एक शिष्या श्याओशु के नए कपड़े खींच लेता है क्योंकि उसे गोलियां रखनी है। वह चमकती हुई हरी मज्जा शोधक गोलियां बाहर निकालता है और कहता है कि ये आत्मा को पूरी तरह शुद्ध कर देती है। अभी उसका पालतू कुत्ता वहां आकर भौं भौं करने लगता है। ये फेंग कुत्ते को लात मारकर भगा देता है। मूर्ख कुत्ते, चुपचाप बैठ, तू सबसे बाद में खाएगा। ये देखकर पंथ के बुजुर्ग बेहद खुश होते हैं कि चलो आखिरकार इस कुत्ते की औकात दिखाई गई जिसे इंसानों से बेहतर ट्रीटमेंट मिलता था। गुरुजी लुओ क्यानक्स्यू मन ही मन जानती है कि मजबूत बनने के लिए इन गोलियों को खाना ही पड़ेगा, इसलिए वो मना नहीं कर पाते। चू श्याओ श्याओ कहती है ठीक है, देखते हैं इसमें कितनी ताकत है। वो एक गोली मुंह में डालती है। पहले तो उसे लगता है कि स्वाद अद्भुत है, पर अगले ही पल उसका चेहरा नीला पड़ जाता है। गोली का स्वाद इतना भयानक और गंदा होता है कि वो हिचकी लेती है और सीधे मुंह से खून या थूक फेंककर लाश की तरह जमीन पर गिर जाती है। बैकग्राउंड में आध्यात्मिक संगीत बजता है। अपनी यात्रा को बीच में समाप्त मत होने दो। श्याओ श्याओ को बेहोश देखकर सब हैरान है। ये फेंग को लगता है कि वो ओवर एक्टिंग कर रही है। वो अपने कुत्ते को पकड़ता है। चल बेटे, खुद को साबित कर और इसे खा। कुत्ता जैसे ही गोली खाता है उसके दिमाग में बिजली कड़क जाती है। वो मरने का नाटक करने लगता है। ये फेंग उसे जबरदस्ती और गोलियां ठूसता है। भाग मत, तू बड़ा लकी है कि मैं तुझे ट्रेन कर रहा हूँ। पीछे खड़े बुजुर्ग कुत्ते की दुर्दशा देखकर मजे ले रहे हैं। ये फेंग अपने सिस्टम से पूछता है कि शुद्ध आध्यात्मिक शरीर बनने के लिए कितनी गोलियां खानी होंगी। सिस्टम एक मस्कुलर नग्न आदमी का ग्राफिक दिखाते हुए टोन बजाता है। डिंग, बिना किसी भेदभाव के हर इंसान को 1,00,000 गोलियां खानी होंगी। ये फेंग के होश उड़ जाते हैं। 1,00,000, इतना तो आदमी मरते दम तक भी नहीं खा पाएगा। जब बुजुर्ग पूछते हैं कि और कितनी चाहिए तो ये फेंग कांपते हुए कहता है 1,00,000 गोलियां। ये सुनते ही पूरे पंथ के लोगों का सामूहिक मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और सब के सब जमीन पर ढेर हो जाते हैं। हर कोई रो रहा है और कह रहा है कि इससे अच्छा तो हम बिना शुद्ध शरीर के ही जी लेंगे, बस हमें मार डालो। लुओ क्यानक्स्यू सबको समझाती है कि ये ऊपरी क्षेत्र अपर रेल्म का टिकट है, इसे मत छोड़ो। ये फेंग सब पर चिल्लाता है, क्या आजकल के युवा बड़ों से नहीं सीख सकते? और वो खुद एक गोली मुंह में डाल लेता है। 1 सेकंड के अंदर ये फेंग की आंखें बाहर आ जाती है। वो सोचता है मैंने कभी पॉटी शिट नहीं खाई, पर मुझे यकीन है कि उसका स्वाद बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्या पॉटी सच में इतनी घिनौनी होती है? और वो सीधे इंद्रधनुष रेनबो की उल्टी कर देता है। ये फेंग सिस्टम पर भड़कता है कि तुमने तो कहा था स्वाद थोड़ा ठीक ठाक है, ये तो सीधे टॉर्चर है। सिस्टम कहता है कि ऊपरी क्षेत्र में इसके बड़े फायदे हैं, जरा ध्यान से सोचो। इधर बुजुर्ग कहते हैं ये फेंग बेटे, जब तू खुद नहीं खा पा रहा तो छोड़ना, कौन 1,00,000 खाएगा? बाकी सब भी सहमत अग्रीड चिल्लाने लगते हैं। तभी ये फेंग का लुक अचानक डार्क और सीरियस हो जाता है। वो एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है ठीक है, पर मैं पहले ही चेतावनी दे देता हूँ। ये फेंग बुजुर्ग चू के कान में फुसफुसाता है। बुजुर्ग चू, अगर आपने एक भी गोली कम खाई तो मैं उस एक हाथ वाले पागल वन आर्म्ड लूनेटिक को बुला लूंगा। फिर वो आपके साथ क्या करेगा मैं नहीं जानता, मैं बस आपके बचने की गारंटी दे सकता हूँ। ये सुनते ही बुजुर्ग चू का दिल बाग बाग डरावना हो जाता है। वो तुरंत सारी गोलियां झपट लेता है और कहता है एक बुजुर्ग होने के नाते मुझे उदाहरण सेट करना होगा। मैं तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगा। लुओ क्यानक्स्यू और बाकी लोग यह देखकर हैरान हैं कि आखिर ये एक हाथ वाला पागल कौन है जिससे सब इतना डर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब सब गोलियां चबाकर थक जाते हैं, बुजुर्ग चू टॉपिक बदलते हुए कहते हैं कि हमने झांग शुफेंग को मारा है। अगर शी चेनफेंग को पता चला तो वो हमारे पंथ पर हमला कर देगा। तभी ये फेंग के दिमाग में सिस्टम की घंटी बजती है। डिंग, नया टास्क, मेजबान होस्ट शी चेनफेंग के डार्क डेविल कल्ट को खत्म करने के लिए 10,000 रिजर्व गार्ड्स का नेतृत्व करे। इनाम 20,000 बिग स्पेंडर पॉइंट्स। ये फेंग सोचता है कि रिजर्व गार्ड्स इतने शक्तिशाली कैसे हैं। सिस्टम समझाता है कि जब ये गार्ड्स अपना गोल्डन आर्मर उतारते हैं तब ये असली आधिकारिक गार्ड बनते हैं और ये बेहद खतरनाक है। ये फेंग को पता चलता है कि सिस्टम ने पहली बार उसके लिए सिर्फ एक रिजर्व गार्ड भेजा था। वो भड़कता है तुम्हें मेरी जान की कोई परवाह नहीं है, पर सिस्टम कहता है कि इस कमजोर महाद्वीप के लिए रिजर्व ही काफी है और ये 10,000 गार्ड्स बस थोड़ा ताजी हवा खाने बाहर जा रहे हैं। ये फेंग सोचता है कि 7 दिन बाद गुप्त क्षेत्र प्रतियोगिता सीक्रेट रेल्म कंपटीशन है, तो क्या समय बचेगा। सिस्टम कहता है चिंता मत करो, मिशन के बाद गार्ड्स सीधे
स्पेस को चीरकर तुम्हें प्रतियोगिता के हॉल में लैंड करा देंगे। ये फेंग खुश हो जाता है कि वो वहां जाकर सब कुछ तबाह कर देगा और पहला स्थान पा लेगा। ये फेंग वापस अपनी गुरुजी के पास जाता है और प्यार से कहता है, पत्नी मैं सोच रहा था। लुओ क्यानाक्सियो तुरंत अपनी जादुई तलवार उसकी गर्दन पर टिका देती है। एक बार फिर बोलकर दिखाओ। ये फेंग तुरंत सरेंडर कर देता है। अरे गुरुजी, मैं तो बस ये कह रहा था कि मुझे बुजुर्ग चू के साथ किसी काम से बाहर जाना है। गुरुजी कहते हैं, जाओ। ये फेंग थोड़ा नाटक करता है कि आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है, जिस पर गुरुजी मुंह फेर कर हूं कर देती है। आखिरी दृश्य में ये फेंग और बुजुर्ग चू एक उड़ने वाले जादुई सोफे फ्लाइंग स्पिरिचुअल गैजेट पर बैठकर बादलों के बीच मजे से सफर कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक पत्थरों से चलता है और बिना थके उड़ सकता है। ये फेंग सोचता है, अगर ऐसा सोफा हो तो भला कौन तलवार पर खड़े होकर उड़ने की मेहनत करेगा। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है। एल्डर चू बताते हैं कि ये गैजेट सिर्फ आराम से घूमने फिरने के लिए है, क्योंकि इसके उड़ने की गति बहुत धीमी पीक फ्यूजन रियलम के समान है। ये सुनकर ये फेंग का चेहरा देखने लायक हो जाता है। वो हैरान होकर पूछता है, इतनी धीमी? क्या ये कछुए की चाल वाली चीज हमें 7 दिनों के भीतर डार्क डेविल कल्ट तक पहुंचा पाएगी? एल्डर चू उससे पूछते हैं कि क्या वो वहाँ शी चेन फेंग को ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन ये फेंग बात को टाल देता है और बस जल्दी पहुंचने का उपाय पूछता है। तब एल्डर चू मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर मैं खुद कमान न संभालूं तो समय पर पहुंचना नामुमकिन है। और फिर क्या था, अगले ही पल एल्डर चू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और खुद एक इंसानी रॉकेट, ह्यूमन रॉकेट बन जाते हैं। बेचारे ये फेंग की हवा में चीख निकल जाती है। शाम से रात हो जाती है और जब वे एक कस्बे के गेस्ट रूम के पास पहुंचते हैं तो एल्डर चू हाफते हुए थक कर चूर हो चुके होते हैं। वे मन ही मन सोचते हैं कि एक ट्रांसेंडिंग ट्रिब्यूलेशन रियलम कल्टीवेटर होने के बाद भी उन्हें ऐसा काम करना पड़ रहा है। वहीं ये फेंग उन्हें आराम से बाहर जाकर कुछ खाने की सलाह देता है। गेस्ट रूम के बाहर खड़ा ये फेंग सोचता है कि मास्टर होने के नाते उसे अपनी बड़ी और छोटी शिष्याओं, सीनियर डिसाइपल और याओ याओ का भी ख्याल रखना चाहिए, वरना लोग उसे गैर जिम्मेदार कहेंगे। वह एक शातिर मुस्कान के साथ अपने सेक्ट की टेलीपोर्टेशन तकनीक को सक्रिय करता है और सीधे अपनी सीनियर डिसाइपल हुआयू मेंग के पास पहुंच जाता है। लेकिन किस्मत देखिए, जैसे ही टेलीपोर्टेशन पूरा होता है ये फेंग सीधे एक पानी के कुंड या नहाने वाले टब में गिरता है, जहां उसकी सीनियर डिसाइपल नहा रही होती है। लड़की अचानक किसी को पानी में गिरते देख चिल्ला उठती है। ये फेंग बेशर्मी की हदें पार करते हुए अपनी उंगली गाल पर रखता है और कहता है, सीनियर डिसाइपल, कैसा रहेगा अगर तुम पीछे घूम जाओ ताकि मैं तुम्हारी पीठ थोड़ी सहला दूं। लड़की गुस्से से लाल पीली हो जाती है और चिल्लाती है, तुम ठरकी परवर्ट, नरक में जाओ। वो पानी से बाहर निकलकर उसे लात मारने के लिए हवा में उछलती है। उस पल समय जैसे रुक जाता है। कैमरे पर प्रतिबंधित फॉरबिडन का बोर्ड लग जाता है, लेकिन ये फेंग की नाक से खून बहने लगता है और वो मन ही मन इस बेहतरीन नजारे का लुत्फ उठाने लगता है। अगले ही पल लात सीधे ये फेंग के चेहरे पर पड़ती है। साउंड इफेक्ट्स आते हैं, धड़ाम, आह, छपाक। 10 मिनट बाद का नजारा बेहद मजेदार है। ये फेंग का चेहरा सूज चुका है और उसके सिर पर एक पोटली बंधी है। हुआई मेंग गुस्से में कहती है, मास्टर, क्या अगली बार आने से पहले आप मुझे सूचित करने का कष्ट करेंगे? ये फेंग भीगी बिल्ली बनकर कहता है, वह तो बस एक एक्सीडेंट था। तभी ये फेंग असली मुद्दे पर आता है। वह अपनी स्थानिक अंगूठी स्पेशल रिंग से 2 लाख क्लींजिंग मैरो पिल्स निकालता है। वह बताता है कि 1 लाख गोलियां हुआयू मेंग के लिए है और 1 लाख उसकी छोटी बहन याओ याओ के लिए। यदि वे इन सब का सेवन कर लेती हैं तो उन्हें शुद्ध आध्यात्मिक शरीर, प्योर स्पिरिट बॉडी मिल जाएगा, जो ऊपरी लोक में बहुत काम आता है। लेकिन वह यह भी चेतावनी देता है कि इनकी गंध और स्वाद बेहद घटिया है, इसलिए उन्हें इसे बर्दाश्त करना होगा। हुआयू मेंग अपने मास्टर को भरोसा दिलाती है कि वह सारी गोलियां खाएगी। जाने से पहले ये फेंग चेतावनी देता है कि कुछ समय तक डार्क डेविल कर्क से दूर रहना, क्योंकि उनका अंत करीब है। इसके बाद हुआयू मेंग अपनी छोटी बहन याओ याओ को बुलाती है। याओ याओ खुशी खुशी कमरे में आती है, जहां उसे हरी हरी गोलियों की एक बड़ी प्लेट दी जाती है। याओ याओ उत्सुकता से सोचती है कि इसका स्वाद कैसा होगा, और जैसे ही वह एक गोली खाती है, भाई साहब, उसकी आत्मा ही शरीर छोड़ देती है। उसकी आंखें घूम जाती हैं और वह चिल्लाती है, धिक्कार है, मास्टर ने आपका क्या बिगाड़ा था? अगर डांटना है तो डांट लो, पर मेरे साथ ऐसा मत करो। हुआयू मेंग यह देखकर राहत की सांस लेती है कि अच्छा हुआ उसने पहले याओ याओ पर टेस्ट कर लिया, वरना मायरैड ब्लॉसम्स वैली के सामने
उसकी इज्जत का कचरा हो जाता। जब याओ याओ कहती है कि मास्टर ने आपको डराने के लिए भेजा होगा, तो हुआ यूमेंग उसे बताती है कि यहाँ 2 लाख गोलियां हैं और हम दोनों को 1-1 लाख खानी ही पड़ेंगी। यह सुनकर याओ याओ के होश उड़ जाते हैं। वह अपनी बड़ी बहन को फोन लगाती है, लेकिन फोन पर उसकी बड़ी बहन भी वही गोलियां खाकर बुरी तरह तड़प रही होती है। अंत में हार मानकर याओ याओ कहती है, मास्टर चलिए हम बस खा लेते हैं, मेरी बहन तो पहले ही भगवान भरोसे है। अगली सुबह ये फेंग अपने रईस अंदाज में गाते हुए उठता है कि आज वह क्या खर्च करने वाला है। तभी उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आज की बड़ी खर्च वाली वस्तु है 10,000 रिफाइनिंग एसेंस फ्रेगमेंट्स। ये ऐसे अनोखे टुकड़े हैं जिनका इस्तेमाल करके कोई भी रिफाइनर, सामग्री निर्माता ऐसी चीजें बना सकता है जिसमें आध्यात्मिक संस्थाएं, स्पिरिट एंटिटीज वास करती हो, जो कि निचले लोक में असंभव माना जाता है। ये फेंग सोच में पड़ जाता है कि इसे कैसे खर्च करे। तभी वहाँ एल्डर चू आते हैं और बातों बातों में बताते हैं कि उनके पास हेवन ग्रेड कड़ाही है, इसलिए रिफाइनिंग की कला में उनकी रुचि अब खत्म हो चुकी है और वे हार मान चुके हैं। यह सुनते ही ये फेंग के दिमाग की बत्ती जलती है। वह एल्डर चू को वे सारे रिफाइनिंग एसेंस फ्रैगमेंट सौंप देता है। एल्डर चू चौंक जाते हैं और कहते हैं कि यह उन पर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ये फेंग मुस्कुराकर कहता है, बर्बादी? बिल्कुल सही, अगर आप हार नहीं मान रहे होते तो मैं ये आपको देता ही नहीं। वह एल्डर चू को नया काम सौंपता है कि अब से वे सेक्ट के रसोई घर के बर्तनों में इन आध्यात्मिक संस्थाओं को डालेंगे। एल्डर चू भड़क जाते हैं कि क्या वे नंबर 1 रिफाइनर बनकर अब चमचे और कड़ाही बनाएंगे, लेकिन जैसे ही ये फेंग एक शातिर मुस्कान के साथ तलवारबाजी सीखने की धमकी देता है, एल्डर चू तुरंत लाइन पर आ जाते हैं और कहते हैं, रसोई के बर्तनों में आत्माएं होना काफी दिलचस्प लगेगा। 1 घंटे बाद जब वे दोनों दोबारा उड़ रहे होते हैं तो एल्डर चू बहुत शांत होते हैं। वे बताते हैं कि वे आध्यात्मिक संस्थाएं तो बना सकते हैं, लेकिन उन्हें बुलाने से एक भयंकर आध्यात्मिक आपदा, स्पिरिचुअल कैलामिटी और थंडर ट्रिब्यूलेशन, बिजली का कड़ाका आएगा जिससे वे दोनों मारे जा सकते हैं। ये फेंग बड़े आराम से कहता है, चिंता मत करो, जब तक मेरा वो हरक्षक बाहर आएगा हेवनली डाओ भी चू करने की हिम्मत नहीं करेगा। एल्डर चू ये फेंग की इस बेखौफ ताकत को देखकर दंग रह जाते हैं और उसकी असली पहचान के बारे में सोचने लगते हैं। तभी अचानक ये फेंग नीचे कुछ देखता है और एल्डर चू को रोकने के लिए कहता है। नीचे जंगल में डार्क डेविल कल्ट के 3 इनर डिसाइपल्स, शिया हाई, शिया कॉन्ग और शिया शान, 5 खतरनाक ग्रे आइस वॉल्स राक्षसी भेड़िए से घिरे होते हैं। वे आपस में ही लड़ रहे होते हैं कि किसने किसका खजाना चुराया। एल्डर चू बताते हैं कि ये सभी कल्टिवेटर्स और भेड़िए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के 9वें स्तर पर है। ये सुनकर ये फेंग खुश हो जाता है। वो कहता है कि ये उनकी नई दिव्य क्षमता द बुद्धा ऑफ गुड एंड इविल का परीक्षण करने का सही समय है। एल्डर चू भी बड़े चाव से देखने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आखिर इस खर्चीले लड़के में कितनी ताकत है। नीचे शिया हाई अपनी जान बचाने के लिए अपने साथियों को अपने तुरुप के पत्ते दिखाने को कह रहा होता है। तभी आसमान से मसीहा बनकर ये फेंग एंट्री मारता है। मेरे दोस्तों पीछे हट जाओ, इन भेड़ियों को मुझ पर छोड़ दो। और फिर ये फेंग अपनी दिव्य क्षमता को सक्रिय करता है। अच्छाई और बुराई का उदय, यिन और यांग का रूपांतरण, कार्य कारण का उलटना, जीवन और मृत्यु का आदान प्रदान, बुद्धा ऑफ गुड एंड इविल। अगले ही पल एक विशाल और भयानक बुद्ध की आकृति प्रकट होती है। इस क्षमता का असर ऐसा होता है कि भेड़िए और कल्टीवेटर्स दोनों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आपसी विनाश, भेड़िए डरकर भागने लगते हैं। डार्क डेविल कल्ट के शिष्य अपनी आंखें चमकाते हुए पागलों की तरह रोने लगते हैं और कहते हैं, मैं समझ गया, हम नीच हैं, हम सिर्फ मरने के लायक हैं, हमें केवल मौत से ही मुक्ति मिल सकती है। वे खुद को ही खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं। यह खौफनाक नजारा देखकर एल्डर चू भी कांप उठते हैं और ये फेंग से इस क्षमता को तुरंत हटाने के लिए कहते हैं। ये फेंग मासूमियत से पूछता है कि क्या वे भी प्रभावित हुए थे। एल्डर चू उसे समझाते हैं कि यह क्षमता हेवनली डाओ के नियमों को भी ठेंगा दिखाती है। जब अच्छाई से बुराई या बुराई से अच्छाई पैदा होती है तो दुश्मन अपना मानसिक संतुलन खोकर खुद को ही नष्ट कर लेता है। ये फेंग सोचता है कि उसे इस पर और रिसर्च करनी होगी। तभी ये फेंग के सिस्टम से एक और आवाज आती है, डिंग। हेवनली डाओ टोकन का पता चला है। ये फेंग देखता है कि वे तीनों कल्टीवेटर्स मर चुके हैं और उनके पास हेवनली डाओ टोकन पड़े हैं। ये फेंग खुशी से अपनी हथेलियां रगड़ता है और इसे अनपेक्षित बोनस, अनएक्सपेक्टेड बोनस बताता है। वो हवा में कल्पना करने लगता है कि इन 2 हेवनली डाओ टोकन्स की मदद से वो आखिरकार अपनी खूबसूरत पत्नी को भी इस सफर में अपने साथ ला पाएगा। वो खुशी से खिलखिला उठता है। एल्डर चू हैरान होकर पूछते हैं, ये फेंग, ये टोकन क्या है? क्या हमें इन लाशों
वर्षों से और कुछ नहीं चाहिए? ये फेंग बड़े घमंड से टोकन दिखाता है और बाकी कीमती सामान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, नहीं, मेरे लिए वे सब सिर्फ कचरा, ट्रैश है। बेचारे एल्डर चू जमीन पर बिखरे बेशकीमती पत्थरों और हथियारों को देखते हैं जिन्हें दुनिया का हर कल्टीवेटर पाने के लिए तरसता है। वे अपना सिर पकड़ लेते हैं और सोचते हैं, खजाने इक्वल कचरा, स्पिरिट स्टोन्स इक्वल कचरा। भाई, मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी डिक्शनरी में कचरा शब्द की परिभाषा को फिर से बदलना पड़ेगा। जाते जाते एल्डर चू उससे पूछते हैं कि इस बुद्ध क्षमता के अलावा क्या उसे तलवारबाजी भी आती है? ये फेंग स्वैप स्टाइल मारते हुए कहता है, हाँ, मुझे डेथ स्वॉर्ड इंटेंट भी आता है, लेकिन मैं कोई तलवारबाज नहीं हूँ। मैं तो बस स्वॉर्ड इंटेंट का एक ट्रांसपोर्टर हूँ। हाँ, मैंने ट्रेनिंग जरूर ली है, पर अगर मैं असली तलवारबाज होता भी तो क्या ही उखाड़ लेता। तभी ये फेंग एक ऐसा खुलासा करता है कि सामने वाले के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने पीछे खड़े एक एटीट्यूड वाले कुत्ते की तरफ इशारा करके कहता है, मुझे लगता है कि एक स्वॉर्ड डॉग, तलवारबाज कुत्ते को पालना और उसे ट्रेन करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इस चालाक कुत्ते ने स्वॉर्ड हार्ट रेल्म में महारत हासिल कर ली है और ये इस पूरे हुआन तियान महाद्वीप का नंबर 1 तलवारबाज कुत्ता है। कुत्ते के पीछे तैरती हुई लाल तलवारें देखकर साफ पता चल रहा था कि कुत्ता कोई मामूली जानवर नहीं बल्कि एक प्रो लेवल का कल्टीवेटर है। ये देखकर उनके साथ उड़ने वाले गैजेट, फ्लाइंग स्पिरिचुअल गैजेट पर जा रहे एल्डर चू घबरा जाते हैं। झटका इतना जोरदार था कि बैलेंस बिगड़ जाता है और एल्डर चू चिल्लाते हैं, ये फेंग, बकवास बंद करो और पहले इस उड़ने वाले गैजेट को संभालो, हमारी सीटें पलटने वाली हैं। वहीं पास में खड़ा एक टकला कल्टीवेटर गहरे डिप्रेशन में चला जाता है। वो रोते हुए मन ही मन सोचता है, लानत है मेरी जिंदगी पर, यहाँ एक कुत्ता स्वॉर्ड हार्ट रेल्म पार कर गया और मैं 10,000 टुकड़े, फ्रैगमेंट्स बर्बाद करने के बाद भी वही का वही हूँ। क्या मेरी अक्ल एक कुत्ते से भी गई गुजरी है? तभी अचानक उस टकले कल्टीवेटर के पास मौजूद साउंड ट्रांसमिटिंग जेड पेंडेंट जादुई फोन बज उठता है। बीप बीप बीप। वो ही फेंग से कहता है, अरे ये फेंग, डार्क डेविल कल्ट का मास्टर शी चेन फेंग मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। ये फेंग बिना डरे पूरे स्वैग के साथ कहता है, उसे बोल दो कि अपनी गर्दन साफ रखे और ठीक 6 दिन बाद तैयार रहे। मैं इस पूरे हुआन तियान महाद्वीप से उसके डार्क डेविल कल्ट का नामो निशान मिटाने आ रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है डार्क डेविल कल्ट के मेन हॉल में। कल्ट मास्टर शी चेन फेंग गुस्से में लाल पीला हो रहा है। वो अपनी मेज पर हाथ पटकता है और चिल्लाता है, चू होंगशान जैसा एक मामूली सा कीड़ा मुझको चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। वो गुस्से में सारे बर्तन तोड़ डालता है और अपने चेलों को हुक्म देता है, मेरे सारे शिष्यों को इकट्ठा करो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस चू होंगशान के पास ऐसी कौन सी जादुई ताकत आ गई है जो वो मेरे कल्ट को तबाह करने की धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ हेवनली सीक्रेट्स पवेलियन में हलचल मची है। वहाँ के 12वें ग्रैंड एल्डर सन ली खांसते हुए अपनी जादुई गुफा से बाहर आते हैं। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से भविष्य देख लिया है। वो हांफते हुए घोषणा करते हैं, मैंने स्वर्गीय रहस्यों का पता लगा लिया है। ठीक 6 दिनों के भीतर डार्क डेविल कल्ट इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ये उसकी किस्मत में लिखा जा चुका है। तभी बाकी एल्डर्स उन्हें याद दिलाते हैं कि डार्क डेविल कल्ट के पूर्व मास्टर जो चोंगशान ने 3 साल के लिए भारी कीमत चुकाकर उनका एक गुप्त खजाना उधार लिया था। अब समय आ गया है कि उस खजाने को किसी भी हाल में वापस लाया जाए, वरना पवेलियन को भारी नुकसान होगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर वो तय समय से पहले खजाना छीनने गए तो विलेन उन्हें दुश्मन बना सकता था। इसी पवेलियन में ये फेंग की दूसरी शिष्या ये लिंगक्स्यू खड़ी होकर मन ही मन शिकायत कर रही होती है कि उसे यहाँ कोई भाव नहीं देता। लेकिन असलियत ये थी कि वो वहाँ की अघोषित रानी बनी हुई थी और सारे एल्डर्स उसके आगे पीछे घूमते थे। जब ग्रैंड एल्डर्स सुन ली कहते हैं कि खजाना वापस लाने के लिए सही बंदा चुनने के वास्ते वो पवेलियन के सबसे बड़े खजाने हेवनली इनसाइट मिरर का इस्तेमाल करेंगे, तो लिंगक्स्यू की आंखों में चमक आ जाती है। वो उछलकर कहती है, ग्रैंड एल्डर, क्यों ना ये आईना मुझे खेलने के लिए, मेरा मतलब है इस्तेमाल करने के लिए दे दिया जाए। ग्रैंड एल्डर भड़क जाते हैं, बकवास मत करो, इस आईने को एक बार देखने से जिंदगी के कई साल कम हो जाते हैं। तुम हमारा भविष्य हो, तुम्हें कुछ हो गया तो? तभी लिंगक्स्यू अपनी हथेली में एक चमकता हुआ यिन यांग का निशान दिखाती है और कहती है, लेकिन मेरे पास कर्मा दाव मार्क है। यह देखकर ग्रैंड एल्डर को इतना जोरदार शॉक लगता है कि वो पागलों की तरह लिंगक्स्यू को चेक करने के लिए आगे बढ़
पड़ते हैं। लिंगक्स्यू को लगता है कि बुढ़ा बहक गया है और वो सीधे एक जोरदार मुक्का एल्डर के मुंह पर जड़ देती है। तुम बुढ़े ठरकी, अपनी हरकतों पर काबू रखो। बाद में यह चेकिंग एक महिला एल्डर ने की। चेकिंग के बाद जो सच सामने आया उसमें सबके होश उड़ा दिए। कर्मा दाव मार की वजह से लिंगक्स्यू उस खतरनाक आईना को दिन में 10 बार भी बिना किसी साइड इफेक्ट या उम्र घटे इस्तेमाल कर सकती थी। ग्रैंड एल्डर खुशी से झूम उठते हैं और आदेश देते हैं, आज से सब लिंगक्स्यू को अपनी रानी मानेंगे और मास्टर ये फेंग को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने हमें ऐसा हीरा दिया। आईना हाथ में आते ही लिंगक्स्यू उसे खिलौने की तरह हवा में लहराने लगती है। ग्रैंड एल्डर पीछे से चिल्लाते रहते हैं, अरे आराम से, वो देखने के लिए है, खेलने के लिए नहीं, गिरा मत देना। आधे घंटे बाद आईने से एक बहुत लंबी भविष्यवाणी की पर्ची बाहर निकलती है। पर्ची इतनी लंबी थी कि जमीन पर बिखर जाती है। ग्रैंड एल्डर बताते हैं कि आईने के मुताबिक लिंगक्स्यू को ही डार्क डेविल कल्ट जाना चाहिए और एल्डर जो टोंग उसकी रक्षा करेंगे। तभी एक एल्डर पूछता है, बाबा ये पर्ची इतनी लंबी क्यों है? क्या सेंटेस पवित्र कन्या के साथ कुछ अनहोनी होने वाली है? ग्रैंड एल्डर थर थर कांपते हुए गुस्से और शर्म से पानी पानी हो रहे थे। वो चिल्लाए, अनहोनी? इस लड़की ने आईने का कुल 66 बार इस्तेमाल किया है। पहली बार को छोड़कर बाकी 65 बार इसने इस जादुई आईने का इस्तेमाल हमारी सीक्रेट गपशप, गॉसिप और पर्सनल लाइफ में झांकने के लिए किया। यहाँ तक कि हमारे अंडरवेयर के रंग और सीक्रेट भी इसे पता चल गए हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। ग्रैंड एल्डर एक एक करके सबका कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू करते हैं। इसने आईने में देखा कि तुम्हारे 157 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और तो और इसे यह भी पता चल गया कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं बल्कि इस वाले एल्डर का है और तुम्हारा निकनेम गो एयर डैन अंडे है, यह भी इसे पता है। लेकिन सबसे बुरी हालत एल्डर जो टोंग की हुई। ग्रैंड एल्डर ने बताया, जो टोंग पिछले 3 सालों में रिकॉर्ड 1095 बार कोठे ब्रॉथल गया, 93 बार स्कैम का शिकार हुआ और उसके 4 नाजायज बच्चे हैं। यहाँ तक कि उसके सिर के गंजेपन का राज भी उसके परदादा के जीन्स में है, ये भी इसने ढूंढ निकाला। बाकी बचे एल्डर्स पसीने पसीने होकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि जो डोंग वहाँ मौजूद नहीं था, वरना वो शर्म से वहीं मर जाता। इसे कहते हैं मच्छर मारने के लिए तोप चलाना। जब बाद में जो डोंग को ये सब पता चलता है तो वो आसमान की तरफ देखकर रोता है, भगवान कोई दरार खोल दो, मैं उसमें समा जाना चाहता हूँ। कहानी वापस हमारे हीरो ये फेंग पर आती है। सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि उसकी शिष्या लिंगक्स्यू की इस फिजूल खर्ची और जासूसी की वजह से उसे 800 स्पेंडर पॉइंट्स और 200 गोल्डन सिल्क वॉर्म स्टार जेम्स मिले हैं। ये फेंग खुश हो जाता है। वो उन बेशकीमती रत्नों को एल्डर चू को थमा देता है। एल्डर चू को लगता है कि ये फेंग उन्हें कोई जादुई तोहफा दे रहा है, लेकिन ये फेंग कहता है, अरे नहीं, जब संप्रदाय वापस जाओ तो इससे एक आलीशान शौचालय का गड्ढा लैट्रिन पिट बना लेना और कुछ बचे तो फूस की झोपड़ी तान लेना। एल्डर चू का दिमाग खराब हो जाता है, साले इतने कीमती रत्नों से कौन टॉयलेट बनाता है? तुम हर वक्त बकवास ही करते हो, ये रत्न मुझे दे दो। लेकिन जब वो जादू फोन पर अपने पूर्वजों से शिकायत करते हैं तो पूर्वज भी ये फेंग के सपोर्ट में उन्हें ही गाली दे देते हैं, जिससे चू हैरान रह जाते हैं। अगली सुबह आसमान में भयंकर बिजली कड़कती है। ये फेंग एक ताबीज हवा में उछालता है और पूरी आसामी आफत हेवनली ट्रिब्यूलेशन को गायब कर देता है। एल्डर चू खौफ के मारे कांपने लगते हैं। भाई तू इंसान है या भूत? कयामत की बिजली को कोई ताबीज में कैसे कैद कर सकता है? ये फेंग हंसते हुए कहता है, आज हम दबदबा बनाकर चलेंगे एल्डर चू, मैंने इन बादलों को वश में कर लिया है। हालांकि अगले ही पल एक बिजली चू के ठीक बगल में गिरती है, जिससे उनकी दाढ़ी जल जाती है। आखिरकार वे डार्क डेविल कल्ट के पहाड़ों के पास पहुंचते हैं। ये फेंग कहता है, अब समय आ गया है मेरे ग्रैंड डेब्यू का। बैकग्राउंड में तड़कता भड़कता म्यूजिक बजता है। जो रत्न शौचालय के लिए थे उनसे ये फेंग अपने लिए एक बेहद चमकदार और चमचमाता हुआ गोल्डन आर्मर, सुनहरा कवच तैयार कर लेता है। वो किसी सुपर हीरो की तरह पोज मारता है और चिल्लाता है, इस क्षण मैं इस दुनिया का सबसे अजय खिलाड़ी हूँ। कहाँ हो मेरे सुनहरे कवच वाले गार्ड्स? आसमान से कयामत के बादल गरजते हैं और उसके बुलाने पर शानदार गोल्डन गार्ड्स की सेना प्रकट हो जाती है। डार्क डेविल कल्ट के अंदर इस भयानक सुनहरी रोशनी और विनाशकारी बादलों को देखकर हड़कंप मच जाता है। कल्ट के पूर्व लीडर झोउ चोंगशान अपनी गुफा से बाहर भागते हैं और वर्तमान मास्टर शी चेनफेंग को एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए चिल्लाते हैं, नीच पापी, तूने बाहर किस भगवान जैसे शक्तिशाली प्राणी से पंगा ले लिया जो वो हमारी मौत बनकर आ गया है? बाहर ये फेंग अपनी सेना के साथ तैयार खड़ा है। वो एल्डर चू से कहता है, एल्डर चू, पुरानी सारी दुश्मनों का बदला लेने का का समय आ गया है। आज आप जहां उंगली उठाओगे मेरे ये बंदे वहीं लाशें बिछा देंगे। अब
अपनी जिंदगी के सबसे शानदार पल का मजा लो। एल्डर चू के चेहरे पर एक दुष्टता भरी मुस्कान आती है और वो कहते हैं, तो फिर आज तबाही मचेगी। तभी सीन शिफ्ट होता है आसमान की तरफ, जहाँ काले बादल छाए हैं और बिजली कड़क रही है। डार्क डेविल कल्ट का लीडर झो चोंगशान खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाता है, लेकिन उसमें अभी भी घमंड बाकी है। वो चिल्लाता है, लो वो आ गया, मुझे भी देखने दो कि इस दुनिया में हेवनली डाओ की ताकत को कौन दबा सकता है। उसे लगता है कि वो किसी महान योद्धा के हाथों मरने जा रहा है, इसलिए वो छाती ठोक कर कहता है, ऐसे महान व्यक्ति के हाथों मरना मुझ झो चोंगशान को बिना किसी पछतावे के मंजूर है। शी चेनफेंग, सामने आओ। शी चेनफेंग हवा में उड़ते हुए बड़े ही धांसू अंदाज में एंट्री मारता है और कहता है, शी चेनफेंग मैं आ गया। लेकिन असली फनी ट्विस्ट तब आता है जब एल्डर चू दुश्मनों को चुन चुनकर निशाना बनाना शुरू करते हैं। वे अपनी उंगली उठाते हैं और बचकाने अंदाज में चिल्लाते हैं, वो जो वहाँ दंजा खड़ा है ना, उसे भी पकड़ो, सबको मार डालो। एल्डर चू अपनी जिंदगी में पहली बार इतने बड़े बड़े सूरमाओं को हुक्म दे रहे थे, इसलिए वे हंसते हुए कहते हैं, हा, कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इन बड़े बड़े दिग्गजों पर हुक्म चलाऊंगा। ये देखकर झो चोंगशान का खून खौल उठता है। चू होंगशान, तुम कमीने बहुत आगे निकल गए हो। इसी बीच शी चेनफेंग का एक वफादार योद्धा आकर पूछता है, मेरे प्रभु, हमें इन्हें कैसे मारना चाहिए? शी चेनफेंग थोड़ा हैरान होकर कहता है, जैसे तुम्हारा मन करे। तुम ये बात मुझसे इस वक्त पूछ रहे हो? तभी वो योद्धा आसमान में कड़कती हुई बिजली और बादलों की तरफ देखता है और एक बड़ा ही खुराफाती आइडिया देता है, प्रभु क्यों न इन बादलों से गिरने वाली दिव्य बिजली हेवनली ट्रिब्यूलेशन थंडर का इस्तेमाल करके इस पूरे कल्ट को एक ही झटके में भस्म कर दिया जाए। शी चेनफेंग खुश हो जाता है, वाह, तुम दिखते तो बड़े सीधे हो, पर तुम्हारे दिमाग में भी बड़े शातिर पैंतरे छिपे हैं। लेकिन तभी डिंग, शी चेनफेंग के दिमाग में सिस्टम की घंटी बजती है। चेतावनी, आपकी दूसरी शिष्या ये लिंगजू इसी कल्ट के अंदर मौजूद है, कृपया ध्यान दें ताकि उसे गलती से चोट न लग जाए। शी चेनफेंग चौंक जाता है, क्या वो लड़की यहाँ क्या कर रही है? वो तुरंत अपने कुछ आदमियों को उसे सुरक्षित ढूंढने के लिए भेजता है और बाकी सबको पूरी ताकत से हमला करने का आदेश दे देता है। अब सीन कल्ट के अंदर बने एक गेस्ट रूम में जाता है। बाहर आसमान फट रहा है, चारों तरफ बैंग बैंग के धमाके हो रहे हैं, लेकिन अंदर ये लिंगजू मजे से बैठी है। वो चिढ़कर कहती है, इस शोर से मेरा सिर फटा जा रहा है। वहीं कमरे में मौजूद एक बुजुर्ग हैरान है कि बाहर मौत का तांडव चल रहा है और इस लड़की को चाय पीने की सूझी है। जैसे ही वो बुजुर्ग बाहर देखने के लिए दरवाजा खोलते हैं, एक जोरदार धमाका होता है। बूम! वो बुजुर्ग हवा में उड़ते हुए सीधे कमरे के अंदर आकर गिरते हैं। ये लिंगजू बड़ी मासूमियत से पूछती है, एल्डर जो, क्या आप बाहर नहीं जा रहे थे? वो बुजुर्ग घबराकर अपनी ऐनक ठीक करते हुए कहते हैं, नहीं, यहीं अंदर रहना ही सबसे सेफ है। ये लिंगजू मन ही मन सोचती है कि हेवेंस इनसाइट मिरर ने उसे इस डार्क डेविल कल्ट में छिपने के लिए क्यों कहा था। मिरर ने कहा था कि बस अंदर छिपी रहो, कोई खुद आकर तुम्हें खजाना सौंप जाएगा। तभी बाहर कल्ट का पूर्व लीडर झो चोंगशान जमीन पर घुटनों के बल बैठा रो रहा होता है कि उसका 1000 साल पुराना संप्रदाय आज खाक में मिल गया। शी चेनफेंग वहां पहुंचता है और अपने 2 वॉरियर्स को आदेश देता है, जाओ उस बूढ़े को खत्म कर दो। लेकिन तभी फिर से सिस्टम अलर्ट आता है, डिंग, ये लिंगजू को वही खजाना चाहिए जो इस वक्त झो चोंगशान के पास है। ये सुनते ही शी चेनफेंग का पारा चढ़ जाता है। वो नाटक करते हुए गुस्से में चिल्लाता है, रुको, इस बूढ़े कमीने की इतनी हिम्मत कि इसने मेरी शिष्या का खजाना चुराया। तुम दोनों इसकी जान मत लेना, बस इसकी इतनी धुनाई करो कि ये अपनी नानी याद कर ले। बेचारा झो चोंगशान रोने लगता है, अरे तुम्हारी शिष्या कौन है? मैंने कब चोरी की? इसके बाद जो सीन आता है वो पूरी कॉमिक्स का सबसे फनी सीन है। शी चेनफेंग के 2 बॉडी बिल्डर वॉरियर्स झो चोंगशान को लात घूसों से पीटना शुरू कर देते हैं। पहला वॉरियर कहता है, भाई थोड़ा संभल कर, कहीं ये सीधे यमलोक ना पहुंच जाए। दूसरा कहता है, फिक्र मत कर, मेरा अपनी ताकत पर पूरा कंट्रोल है। फिर वे उस बूढ़े लीडर से मजे लेते हुए पूछते हैं, ओ खूसट बूढ़े, क्या तुझे बच्चों का वो गाना हैप्पी शीप गाना आता है? गाकर सुना। बेचारा झो चोंगशान चीखता है, मेरे चेहरे पर मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तड़पाओ मत, मुझे जल्दी से मार डालो, मैं भीख मांगता हूँ। शी चेनफेंग और एल्डर चू दूर खड़े होकर पॉपकॉर्न खाने वाले अंदाज में मजे ले रहे होते हैं। शी चेनफेंग कहता है, अच्छा, मार खाने के बाद अब अकड़ दिखा रहा है, और मारो इसे। कल्ट के पूर्व लीडर की इतनी बेइज्जती और कुटाई होती है कि वो अधमरा हो जाता है। कई घंटों की लगातार कुटाई के बाद झो चोंगशान सूजे हुए चेहरे के साथ हांफते हुए कहता है, तुम लोग मुझसे क्या चाहते
चाहते हो? तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हें कौन सा खजाना चाहिए और तुम्हारी शिष्या है कौन? शी चेनफेंग बड़े आराम से उंगली दिखाता है और कहता है, मेरी शिष्या ये लिंगजू है। क्लैरिफिकेशन आते ही जो चोंगशान रो पड़ता है। वो लड़की, वो तो 3 दिन पहले यहाँ आई थी, बिना कुछ बोले बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रही थी, फ्री लोडिंग कर रही थी। मेरे पास हेवनली सीक्रेट्स पवेलियन का बस यही एक खजाना चायदानी है, ले लो। तभी एल्डर चू बीच में बोलते हैं, ये फेंग तुम गलत समझ रहे हो, इसने तो ये खजाना बस उधार लिया था। ये सुनकर शी चेनफेंग दांत दिखाकर हंसता है और कहता है, अरे एल्डर चू, मुझे पता है, मैं तो बस इसके मजे ले रहा था, प्रैंक कर रहा था, मैंने तो इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। बेचारे जो चोंगशान की बिना बात के ही चटनी बन गई। जो चोंगशान को जब पता चलता है कि उसे सिर्फ एक मजाक के लिए इतना पीटा गया तो वो गुस्से में पागल हो जाता है, उसकी आंखें चमकने लगती है और वो अपनी आखिरी ताकत समेटकर आत्मघाती हमला करने की कोशिश करता है। तैयार हो जाओ बच्चे, अब मैं तुम्हें धूल चटाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, हमारा बॉडी बिल्डर साथी भाप जाता है कि मामला गड़बड़ है। वह बिना समय गंवाए विलेन की तरफ झपटता है और एक जोरदार बैम वाले मुक्के से विलेन को जमीन में गाड़ देता है। वह कड़क आवाज में कहता है, अगर मेरे प्रभु चाहते हैं कि तुम मरो तो तुम मरोगे, अगर वह नहीं चाहते तो तमीज से रहना सीखो। इस भयंकर मार पिटाई को देखकर पास में खड़ा एक दूसरा बुजुर्ग कल्टीवेटर पूरी तरह सदमे में आ जाता है। वह अपने सिर पर हाथ रखकर सोचने लगता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? भाई, यह दुनिया मेरे लॉजिक से बाहर काम कर रही है। दूसरी तरफ हमारा एमसी मुझ साथी के पास जाता है और पूछता है, यो हैंडसम भाई, क्या तुम्हारा कोई नाम है? साथी बड़ी विनम्रता से सिर झुकाकर कहता है, मेरे प्रभु, मेरा कोई नाम नहीं है। जब मैं एक ऑफिशियल गार्जियन बनूंगा तभी मुझे नाम रखने का हक मिलेगा। एमसी मुस्कुराते हुए अपनी उंगली उठाता है और कहता है, नियम उबाऊ होते हैं, लोग नहीं। आज से तुम्हारा नाम ये है, लेकिन मैं तुम्हें स्टाइलिश बुलाऊंगा। तुम पहले बंदे हो जिसका नाम मैंने रखा है, सो मुझे निराश मत करना। अब सीन शिफ्ट होता है डार्क डेविल कल्ट के गेस्ट रूम की तरफ। वहाँ एक मासूम सी दिखने वाली एनिमे लड़की हाथ में चाय का कप लिए खड़ी है। कमरे में एक दूसरा बुजुर्ग एल्डर झाओ भी है जो सोच रहा होता है कि बाहर इतनी शांति क्यों है। तभी लड़की की नजर एल्डर झाओ के पीछे पड़ती है जहाँ एक भयानक काला साया खड़ा होता है। लड़की डर के मारे चिल्लाती है, एल्डर झाओ, आपके पीछे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो काला साया, जो असल में एमसी का ही एक रूप या साथी है, कमरे की दीवार तोड़कर अंदर घुसता है और चिल्लाता है, अल्टीमेट स्किल, मेमोरी इरेजर पाम, याददाश्त मिटाने वाला हाथ। और थप्पड़ पड़ते ही एल्डर झाओ की आंखें बाहर आ जाती हैं और उनका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। वो लड़की रोते हुए चिल्लाती है, एल्डर झाओ, बुजुर्ग की याददाश्त मिटाने के बाद हमारा एमसी अपने पूरे टॉश और स्वैग के साथ लड़की के सामने आता है। उसकी आंखें चमक रही होती है। वो पूछता है, लिंगजू, क्या तुम मेरी शिष्या बनने के लिए तैयार हो? लड़की खुशी और हैरानी के मारे चिल्लाती है, गुरुजी। एमसी उसे एक जादुई केतली जैसा खजाना थमाते हुए कहता है, तुम इसी खजाने के लिए यहाँ आई थी ना? लो, मैंने इसे पाने में तुम्हारी मदद कर दी। लड़की इतनी खुश हो जाती है कि वो सीधे दौड़कर एमसी के गले लग जाती है और कहती है, गुरुजी, आप सच में कमाल हो। हा हा हा। अब हमारा गंजा साथी एक कोने में बैठकर अपनी उंगलियों पर कल्टीवेशन वर्ल्ड के रिश्तों का हिसाब लगा रहा होता है। वो सोचता है, हेवनली सीक्रेट्स पवेलियन की सेंटेस ये फेंग की चैली है और ये फेंग लुओ क्यानजू का डायरेक्ट चेला है। और तो और ये फेंग क्यानजू को अपनी पत्नी कहता है, भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही राज जान गया हूँ। मुझे जल्दी से घर जाकर अपनी वसीयत लिख लेनी चाहिए, वरना मेरी जान को खतरा है। तभी लिंगजू अपने मास्टर से पूछती है, गुरुजी, क्या आप यहाँ सिर्फ इस डार्क डेविल कल्ट का सफाया करने आए थे? आपका को और बड़ा प्लान भी है ना? एमसी थोड़ा झेंपते हुए अपना सिर खुजलाता है और कहता है, हाँ, समझो वैसा ही है। जबकि असल में वह मन में सोच रहा होता है कि भाई, ये तो सिस्टम का दिया हुआ एक टास्क था। लड़की जोश में आकर कहती है, उन डार्क डेविल कल्ट वालों की मौत आई थी जो मेरे मास्टर के बड़े प्लान में बीच में आए। वैसे गुरुजी, आपके दिए कर्मा दाव मार्क से मैं जल्द ही पूरे हेवनली सीक्रेट पवेलियन पर कब्जा कर लूंगी। ओहो हो। एमसी उसे पागलों की तरह हंसते देखकर सोचता है, भटक तेरे की, ये फिर से दिन में सपने देखने लगी। तभी वहाँ एल्डर चू, जो खुद डरे हुए हैं, आते हैं और हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं, युवा मास्टर, ये मैं बहुत कुछ जान गया हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करो, मेरा मुंह पूरी तरह बंद रहेगा। अगर मैं बोला तो भगवान मुझे टुकड़ों में काट दे। एमसी उन्हें घूरते हुए चेतावनी देता है, उम्मीद है तुम्हें अपने शब्द याद रहेंगे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जैसे ही वे लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं, एमसी के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है, डिंग, टास्क पूरा करने के लिए बधाई, पुरस्कार 3 लाख बिग स्पेंडर पॉइंट्स और 10,000 आत्माओं का रक्त पिपासु ध्वज, ब्लड थर्स्टी फ्लैग। इस झंडे की
की खासियत ये थी कि इसके अंदर हजारों दुष्ट आत्माएं कैद थीं, जिन्हें खुद का खून पिलाकर और ताकतवर बनाया जा सकता था। MC मन में सोचता है, भाई ये रिवॉर्ड तो किसी बड़े विलन जैसा है। अगर मैं इसे ऊपरी दुनिया में ले गया तो ये अमर राक्षसी हथियार बन जाएगा, लेकिन खून पिलाना पड़ेगा। तभी सिस्टम ताना मारते हुए कहता है, मेजबान थोड़ा आत्मसम्मान रखो, तुम इतने बड़े होकर इस कचरे जैसी चीज के पीछे भाग रहे हो। MC चिढ़कर कहता है, मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है तो कचरे का लालच ही करूंगा ना। सिस्टम उसकी भावनाओं को शांत करने के लिए एक और बम्पर रिवॉर्ड देता है, विनाश की दिव्य आंख, डिवाइन आई ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसे दिन में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चाहे तो सब कुछ जिंदा रख सकती है और चाहे तो पल भर में सब कुछ राख कर सकती है। MC के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। आखिरकार सिस्टम, तूने कोई काम की चीज दी। MC तुरंत अपनी नई विनाश भी आंख को टेस्ट करने का फैसला करता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और जैसे ही खोलता है उसकी आंखों से एक ऐसी भयंकर तबाही मचाने वाली जादुई रोशनी बीम निकलती है जो आसमान को चीरते हुए सीधे सामने के एक विशाल पहाड़ से टकराती है। एक जोरदार धमाका होता है। शूश। धमाका शांत होने के बाद एल्डर चू दौड़ते हुए आते हैं और देखते हैं कि MC पागलों की तरह अपनी आंखें झपका रहा है। एल्डर चू पूछते हैं, क्या हुआ भाई, क्या तुम अंधे हो गए हो? MC पूछता है, एल्डर चू क्या आपने देखा? एल्डर चू हैरान होकर सामने देखते हैं। यहाँ मंगे में एक मजेदार स्पॉट द डिफरेंस अंतर ढूंढो का गेम दिखाया जाता है। एल्डर चू की पुरानी यादों में सामने एक बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ हुआ करता था। एल्डर चू का वर्तमान नजारा, सामने का पूरा पहाड़ जड़ से गायब हो चुका है और वहाँ सिर्फ खुला मैदान और आसमान दिख रहा है। एल्डर चू का दिमाग पूरी तरह फट जाता है। वो चिल्लाते हैं, बकवास, पहाड़ कहाँ गया? अभी तो यही था। ये क्या जादू है? MC बात को घुमाते हुए कहता है, एल्डर चू चलिए अभी के लिए इस गायब पहाड़ को भूल जाते हैं। हमारी यात्रा काफी लंबी रही है। ये 10,000 आत्माओं का रक्त पिपासु ध्वज आप रख लीजिए। एल्डर चू उस डरावने झंडे को देखकर डर जाते हैं। रक्त पिपासु ध्वज, क्या इसे लेकर मैं कोई विलेन या डेमोनिक कल्टीवेटर तो नहीं बन जाऊंगा? MC उन्हें समझाता है, अरे एल्डर चू आपकी लॉटरी लगी है। इसमें बंद हर आत्मा कभी बहुत बड़ी राक्षस थी। आपको बस रोज इसे अपना थोड़ा सा खून देना है और ये आपको बेहद ताकतवर बना देगा। एल्डर चू सोचते हैं कि चलो जब तक ये भली आत्माओं को तंग नहीं करता तब तक सब ठीक है। इसके बाद शाम होने लगती है और MC एल्डर चू को संप्रदाय सेक्ट वापस भेज देता है और खुद अपने अगले मिशन की तरफ निकल पड़ता है। शुरुआत होती है द हेवनली सन सेक्ट के भव्य मुख्य हॉल से। यहाँ का सेक्ट मास्टर चैन जिंगफेंग अपने चेले से पूछता है कि क्या सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? चेला हाथ जोड़कर बताता है कि बॉस सब कुछ एकदम सेट है। आज रात तक हम सारे कल्टिवेशन रिसोर्सेज, साधना सामग्री को इकट्ठा करके डेमन सीलिंग केव यानी उस रहस्यमयी गुफा में पहुंचा देंगे। अब सेक्ट मास्टर चैन जिंगफेंग के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो हवा में हाथ लहराते हुए कड़क आवाज में कहता है, पूरे 100 साल की कड़ी प्लानिंग के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब डेमन एंसेस्टर, राक्षस पूर्वज, अपनी सदियों पुरानी सील तोड़कर आजाद होने वाले हैं। उसका प्लान साफ है, जैसे ही ये डेमन आजाद होगा बाकी सारे सेक्ट्स या तो उनके पैरों में गिर जाएंगे या फिर हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। अब हेवनली सन सेक्ट को दुनिया का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ वो पागलों की तरह हंसने लगता है। हाँ, बेचारे को क्या पता कि आगे क्या होने वाला है। परंतु कुछ घंटों बाद हमारा मेन कैरेक्टर MC ये फेंग गुफा के अंदर पहुंच चुका है। चेला उसे वहीं छोड़कर कहता है, आका हम गुप्त क्षेत्र सीक्रेट रेल्म के अंदर आ चुके हैं, अब मैं चलता हूँ। ये फेंग बड़े आराम से कहता है, ठीक है निकलो। लेकिन जैसे ही चेला जाता है ये फेंग चारों तरफ देखकर अपने मन में सोचता है, भाई ये कोई गुप्त क्षेत्र नहीं बल्कि साफ तौर पर एक खतरनाक गुफा है। इन लोगों ने जानबूझकर मुझे यहाँ भेजा है। दाल में कुछ तो काला है। पर तभी अचानक ये फेंग के दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, टिंग। जी हाँ, हमारे हीरो का OP सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। सिस्टम अनाउंस करता है, आज की बड़ी फिजूल खर्ची वाली चीज, बिग स्पेंडर आइटम आ चुकी है, सोल स्पिरिट बॉल्स टाइम्स 200। ये फेंग मुस्कुराते हुए कहता है, आज का सामान इतनी जल्दी आ गया। सिस्टम डिटेल दिखाता है कि ये सोल स्पिरिट बॉल्स बेहद शुद्ध आत्मा की शक्ति, सोल पावर से बनी है, जिन्हें सोल कल्टिवेटर्स बड़ी मुश्किल से बनाते हैं। ये फेंग सोच में पड़ जाता है कि क्या यहाँ कोई साइकिक अटैक, मानसिक हमला होने वाला है। सिस्टम तुरंत चेतावनी मोड में आता है और बताता है कि आत्मा के साधक अपनी सोल पावर से इतने खतरनाक मेंटल अटैक्स कर सकते हैं कि अच्छों के दिमाग के परखच्चे उड़ जाए। हालांकि ये बॉल्स एल्केमिस्ट्स और फॉर्मेशन मास्टर्स के लिए भी खजाना है। ये फेंग थके हुए लहजे में कहता है, लो भाई, फिर से वही घिसी पिटी कहानी। मुझे इस
गुफा में भेजने का मकसद ही यही था कि कोई नया ड्रामा शुरू हो सके। वह सोचता है कि क्या उसे गुफा के और अंदर जाना चाहिए। तभी सिस्टम चिल्लाता है, अलर्ट! होस्ट के दिमाग पर एक रहस्यमयी ताकत हमला करने की कोशिश कर रही है। एंटीवायरस फंक्शन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट किया जा रहा है। ये फेंग चौंक जाता है, अच्छा कोई मेरे दिमाग में ताक झांक कर रहा है, चलो देखते हैं कौन है वो। गुफा के और गहरे अंधेरे में एक आवाज आ रही थी, टप क्लिक 180। वहाँ एक बूढ़ा आदमी घुटनों के बल बैठा कुछ कंचे जैसी चीजें गिन रहा था। स्क्रीन पर टेक्स्ट फ्लैश होता है, कंचे गिनता हुआ रहस्यमयी बूढ़ा आदमी शाओ चैन। वह खुद से बड़बड़ा रहा था कि 200 साल से इस काल कोठरी में फंसे रहने के बाद आखिरकार उसने 200 सोल स्पिरिट बॉल्स रिफाइन कर ही ली। तभी अचानक पीछे से ये फेंग टपक पड़ता है और बड़े मजे से पूछता है, हे बूढ़े आदमी, क्या गिन रहे हो? शाओ चैन की तो मानो जान ही निकल जाती है। वह बुरी तरह चौंक कर पीछे हटता है। तुम कौन हो? अंदर कैसे आए? शाओ चैन डर के मारे अपने कंचों को बॉल्स को छुपाने लगता है और फिर से चिल्लाता है, तुम अंदर कैसे घुसे? ये फेंग बिल्कुल कूल डूड की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे रिलैक्स बुढ़े, मैं तो बस एक आम राहगीर हूँ जो टहलते टहलते गलती से यहाँ आ गया। शाओ चैन अपने मन में सोचता है, नामुमकिन, इस गुफा के चारों तरफ खुद गोल्डन व्हील ग्रेट एम्परर का बनाया हुआ जादुई घेरा फॉर्मेशन है। ये लड़का उसे पार कैसे कर सकता है? क्या इसका मतलब? अचानक शाओ चैन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह चिल्लाता है, क्या इसका मतलब ये है कि वो जादुई घेरा टूट गया है? क्या मैं आजाद हो गया? आजादी के ख्याल से ही बूढ़ा शाओ चैन पूरी तरह पागल हो जाता है। गुफा में एक भयानक ऊर्जा गूंजने लगती है, बज़ज़ज़। शाओ चैन आसमान की तरफ हाथ उठाकर चिल्लाता है, आ आ आ आ आ आ। आखिरकार वो बंधन टूट गया जिसने मुझे 200 साल से कैद कर रखा था। हमारा हीरो ये फेंग चुपचाप खड़ा होकर उसे ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो, भाई थोड़ा कम ओवर एक्टिंग कर। शाओ चैन गुस्से और रोने के मिले जुले अंदाज में चिल्लाता है, मुझे और कितने समय तक इस कबाड़ खाने में रहना पड़ता? डिंग यी, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये फेंग बिना वक्त गंवाए अपने सिस्टम से कहता है, सिस्टम जरा हेवनली सीक्रेट्स इनसाइट का यूज करो और इस बूढ़े की कुंडली निकालो। सिस्टम तुरंत डेटा स्कैन करता है। डिंग, नाम शाओ चैन उर्फ डेमन एंसेस्टर, राक्षस पूर्वज, कल्टिवेशन लेवल ट्रांसेंडिंग ट्रिब्यूलेशन रियलम, 9वां स्तर, एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा साधक। सिस्टम आगे बताता है कि 200 साल पहले इस बूढ़े ने ऊपरी लोक अपर रेल्म के एक बड़े एम्परर के चेले डिंग यी को उंगली कर दी थी, जिसके बाद एम्परर ने गुस्सा होकर इसे इस गुफा में सील कर दिया ताकि ये कभी ऊपर ना आ सके। ये फेंग मन में सोचता है, बाप रे, ये सूखा हुआ बूढ़ा इतना खतरनाक है? शक्ल से तो बिल्कुल नहीं लगता। वैसे अगर मैं इसके सामने अपनी सोल स्पिरिट बॉन्ड्स को बर्बाद करूं तो क्या सिस्टम उसे फिजूल खर्ची मानेगा? ये फेंग शाओ चैन के पास जाता है और पूछता है, सीनियर, क्या आपने कभी सोल स्पिरिट बॉल्स देखी हैं? शाओ चैन टशन में कहता है, बेटा सिर्फ देखी नहीं है, मेरे पास उनका पूरा स्टॉक है। तभी ये फेंग अचानक हवा में से एक बहुत बड़ी बास्केटबॉल के आकार की सोल स्पिरिट बॉल निकाल लेता है। शाओ चैन की आंखें बाहर आ जाती हैं। अरे बाप रे, इस महाद्वीप पर इतनी बड़ी सोल स्पिरिट बॉल कहाँ से आई? ये फेंग कहता है, ओप्स, ये तो मेरे हाथ से छूट रही है। शाओ चैन घबराकर चिल्लाता है, अबे साले, इसे मत गिराना, ये बहुत नाजुक होती है, टूट जाएंगी, तुझे पता भी है ये कितनी कीमती है। ये फेंग लापरवाही से कहता है, चाहे कितनी भी कीमती हो, जब यहाँ कैद होकर सड़ना ही है तो क्यों न इनसे थोड़ा मजा लिया जाए। वो एम्परर के चेले डिंग यी को 4 गालियां बकता है जिससे शाओ चैन खुश हो जाता है। हाँ भाई, वो डिंग यी बिल्कुल नंबर 1 का गधा है। फिर शाओ चैन पूछता है, लेकिन तुम इन कीमती बॉल से मजा कैसे करोगे? और यहाँ हमारा हीरो शुरू करता है कल्टिवेशन की दुनिया का सबसे बड़ा ब्लास्फेमी। वह उस अमूल्य बॉल को जमीन पर टप्पा खिलाने लगता है। धमाका, बैकग्राउंड में मीम म्यूजिक बजता है, चिकन यू आर सो ब्यूटीफुल। ये फेंग बास्केटबॉल की तरह ड्रिबलिंग और शॉट मारने लगता है। शाओ चैन हैरान होकर देखता है, मुझे समझ तो नहीं आ रहा ये क्या खेल है, पर इसकी चालों में दम है। अगले ही पल खेल बदल जाता है। ये फेंग 100 को 99 के स्कोर से जीत जाता है और वह कीमती बॉल बैंग करके टूट जाती है। सिस्टम तुरंत चिल्लाता है, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक करोड़ों की चीज बर्बाद कर दी। इनाम में मिलते हैं 1000 बिग स्पेंडर पॉइंट्स और 1000 नई बॉल्स। शाओ चैन को इतना मजा आता है कि वह अपनी छोटी वाली बॉल्स भी निकाल लेता है और कहता है, मेरे पास और भी है, चलो खेलते हैं। ये फेंग कहता है, ठीक है, इन छोटी बॉल्स से हम पिंग पोंग टेबल टेनिस खेलेंगे। दोनों गुफा के अंदर पागलों की तरह टेबल टेनिस खेलने लगते हैं। खेल खत्म होने के बाद दोनों थक पर बैठ जाते हैं। शाओ चैन कहता है, 200 साल में आज सबसे ज्यादा मजा आया। ये फेंग बातों बातों में पूछता है, वैसे सीनियर, आप हेवनली सन सेक्ट के बारे में क्या जानते हैं? वो तो आपको आजाद करने के लिए बाहर कल्टिवेशन रिसोर्सेज जुटा रहे हैं। शाओ चैन ठहाका मारकर हंसता है, अरे वो साले, वो तो महामूर्ख है। सालों पहले उन्होंने मुझे फंसाने
की कोशिश की थी, तो मैंने उन्हें उल्लू बनाने के लिए कह दिया कि मैं डेमन एंसेस्टर हूँ। मैंने उनसे झूठ बोला कि अगर तुम मेरे लिए रिसोर्सेज लाओगे और सील तोड़ोगे तो मैं तुम्हारे सेक्ट को दुनिया का सबसे ताकतवर सेक्ट बना दूंगा। वो बेवकूफ पिछले 100 साल से मेरे लिए मुफ्त में मजदूरी कर रहे हैं। हा 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 हा। ये फेंग मन में सोचता है, भाई साहब इस बुढ़े ने तो पूरे सेक्ट को बकरा बना रखा है। ये बंदा सचमुच का खिलाड़ी है, इसे तो अपने सेक्ट में भर्ती करना ही पड़ेगा। ये फेंग पूछता है, तो सीनियर क्या इस सील को सचमुच तोड़ने का कोई तरीका नहीं है? शाओ चेन एक चमकते हुए पत्थर की तरफ इशारा करके कहता है, वो सामने फॉर्मेशन कोर जादुई केंद्र है, पर भूल जाओ उसे तोड़ना नामुमकिन है। ये फेंग मुस्कुराता है और अपने मन में कहता है, चलो देखते हैं कि मेरी डिवाइन आई ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश की दिव्य आंख के सामने ये टिकता है या नहीं। वो अपनी आंख की शक्ति का इस्तेमाल करता है और एक जोरदार चटैक की आवाज के साथ वो अमर फॉर्मेशन कोर हवा में गायब हो जाता है। शाओ चेन हक्का बक्का रह जाता है गायब हो गया? ये कैसे हुआ? क्या मैं सचमुच आजाद हूँ? जैसे ही सील टूटती है शाओ चेन गुफा से बाहर भागता है, लेकिन जब वो वापस मुड़कर ये फेंग को थैंक यू बोलता है तो ये फेंग के होश उड़ जाते हैं। सामने कोई बूढ़ा नहीं बल्कि एक बेहद हैंडसम और चमकता हुआ जवान लड़का खड़ा था। ये फेंग मन में चिल्लाता है, अबे साले WTF, ये सुंदर लौंडा कौन है? क्या आंखों की शक्ति ज्यादा इस्तेमाल करने से मुझे मतिभ्रम हेलुसिनेशंस हो रहा है? मुझे घर जाकर सोना पड़ेगा। जोर कट टू ऊपरी लोक पैलेस में बैठा है शक्तिशाली पुंचान, गोल्डन व्हील पैलेस में बैठा शक्तिशालों के गोल्डन व्हील एम्परर अचानक अपनी आंखें खोलता है और सोचता है, दिलचस्प है, निचले लोक के किसी कीड़े ने मेरा सोल डेवरिंग फॉर्मेशन तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ उसका चेला डिंग यी गुस्से में बड़बड़ाता है, कोई बात नहीं, जब तक मेरे पास गोल्डन सोल सीक्रेट स्पिरिट ट्री है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुफा के बाहर शाओ चेन रोने का नाटक करता है कि उसकी सारी 200 बॉल्स बर्बाद हो गई। ये फेंग भाप जाता है कि ये बंदा बहुत काम का है। वो पासा फेंकता है, एल्डर शाओ, मेरा एक छोटा सा सेक्ट है, स्टार स्पिरिट सेक्ट, जिसमें 10 से भी कम चेले हैं, क्या आप वहाँ एल्डर बनेंगे? शाओ चेन पहले भाप खाता है, देखो भाई, मैं ठहरा कड़क लेवल का सांड हूँ, मैं बंधनों में नहीं रहता, और वैसे भी मुझे ऊपरी लोग जाने से डर लगता है क्योंकि वो एम्परर मुझे जान से मार देगा। ये फेंग तुरंत सिस्टम से पूछता है, अगर मैं इसे अपनी औकात दिखाने के लिए 10 लाख लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल पैसे गिफ्ट करूं तो चलेगा? सिस्टम कहता है, हाँ पूरी छूट है, उड़ाओ पैसा। ये फेंग तुरंत शाओ चेन के सामने 10 लाख स्पिरिट क्रिस्टल्स का पहाड़ खड़ा कर देता है। ये लीजिए सीनियर, आपके सेक्ट ज्वाइन करने का एक छोटा सा शगुन। 10 लाख क्रिस्टल देखकर शाओ चेन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अबे भाई, क्या पिछले 200 सालों में बाहर पैसों की वैल्यू खत्म हो गई है जो तू ऐसे बांट रहा है? वो पहले मना करने का नाटक करता है कि वो एक आजाद पंछी है, लेकिन जैसे ही ये फेंग धमकी देता है कि अच्छा ठीक है, नहीं ज्वाइन करना तो मत करो, मैं ये 100 नई सोल स्पिरिट बॉल्स किसी और को दे देता हूँ। शाओ चेन तुरंत पलटी मारता है और ये फेंग का हाथ पकड़कर कहता है, अरे अरे गुस्सा क्यों होते हो छोटे भाई, मैंने कब मना किया? मुझे तो बचपन से ही सेक्ट में रहने का शौक था, आज से हम सब एक ही परिवार है। ये फेंग मन में हंसता है, बेटा आ गए ना लाइन पे। तभी सिस्टम फिर से टिंग करता है, बधाई हो, भारी फिजूल खर्ची के लिए आपको मिलता है सोल क्लींजिंग वाटर 2200, जो किसी की भी आत्मा को गॉड लेवल तक शुद्ध कर सकता है। ये फेंग शाओ चेन से मजे लेने के लिए पूछता है, एल्डर शाओ, अगर मेरे पास आत्मा शुद्ध करने वाला पानी हो तो क्या होगा? शाओ चेन चौंक कर कहता है, अगर ऐसा पानी मुझे मिल जाए तो भगवान का बाप भी मुझे ऊपरी लोग जाने और डिंग यी की बजाने से नहीं रोक पाएगा। ये फेंग तुरंत वो पानी छुपा लेता है और मन में सोचता है, अच्छा बेटा, इतनी पावर मिलते ही तुम हमारे सेक्ट से भाग जाओगे तो ये पानी तुम्हें अभी बिल्कुल नहीं मिलने वाला। सिस्टम तंज कसता है, क्यों होस्ट पिघल गए? और ये फेंग चिल्लाता है, शट अप सिस्टम। और यही पर हमारा ये धमाकेदार एपिसोड खत्म होता है।